डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि एयरफोर्स का जो हमारा पेपर होता है वो किस पैटर्न पे आता है, उसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। द क्वांटिटी विच इज नाइदर डायमेंशनलेस नॉर यूनिटलेस। ऐसी भौतिक राशि, वह भौतिक राशि हमको जानना है जो क्या है, ना तो कैसा है वो, ना तो उसका डायमेंशन है। पहला सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ना तो उसका क्या है डायमेंशन, उसकी विमा नहीं है, और क्या नहीं होना चाहिए उसका, ना तो कोई इकाई हो, कोई यूनिट नहीं है, कोई मात्रक नहीं है उसका। ठीक, तो ये क्या पूछ रहा है, तो यहां पर हमको क्या पूछ रहा है, नाइदर डायमेंशनलेस नॉर यूनिटलेस, जो ना तो विमाहीन हो और ना इकाईहीन हो, मतलब उसका विमा भी होना चाहिए और उसका मात्रक भी होना चाहिए। मतलब हमको क्या कह रहा है, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो कर रहा है, ये क्या, क्वांटिटी विच इज नाइदर डायमेंशनलेस नॉर यूनिटलेस, जो ना तो विमाहीन हो ना मात्रकहीन हो, मतलब इसका मात्रक भी हो और विमा भी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमको जाननी है। तो सबसे पहला देखें रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व। जो रिलेटिव डेंसिटी है, सापेक्षिक घनत्व की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी हिंदी में इसको बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं इसको सापेक्षिक घनत्व। हिंदी में क्या बोलेंगे, सापेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी क्या बोलेंगे, सापेक्षिक घनत्व। ये होता क्या है, सापेक्षिक घनत्व। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या जो भी मटेरियल है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एट 4 डिग्री सेल्सियस मीन्स ये क्या कह रहा है, जो वस्तु है जिसके सापेक्ष हम देख रहे हैं उसका घनत्व, मीन्स वस्तु का या पदार्थ का घनत्व, वस्तु या पदार्थ का घनत्व। दूसरा क्या है, वस्तु या पदार्थ का घनत्व, ये क्या है, जल का घनत्व, जल का घनत्व। ठीक, अब ये जो टर्म है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी याद रखिएगा, जनरली रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहता है। क्या बोलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व। क्या बोलेगा, विशिष्ट गुरुत्व। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है विशिष्ट गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण। यहाँ पे कुछ ग्रेविटी के पास जाना नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम है। ठीक, तो जल का घनत्व कहाँ पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हमको पता है वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको हम जनरली कितना लेते हैं, इसका वैल्यू जनरली हम लोग कितना मान लेते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब का कोई बॉक्स है, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस का पानी भरे तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम पानी उसमें आएगा। लेकिन हम यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखें कि हमको इन चारों में से ऐसी एक भौतिक राशि, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ढूंढनी है जिसका अपना यूनिट भी हो और डायमेंशन भी हो। तो ये कैसा है, रिलेटिव डेंसिटी, इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो इसका भी यूनिट क्या हो गया भैया, इसका यूनिट हुआ केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे भी क्या हुआ, केजी पर मीटर क्यूब। दोनों ही डेंसिटी हैं, कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स
ये क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। लेकिन हमको कैसा चाहिए, जिसकी डायमेंशन भी हो और जिसका यूनिट भी हो। तो ये फिलहाल हमारे लिए सही ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन को देखा जाए, सेकेंड। दूसरा कह रहा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर हम बोले म्यू ऑफ 1 अपॉन म्यू ऑफ 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इटसेल्फ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक की बात करें तो पहले इसका कोई यूनिट नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं। क्यों, अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, साइन आई अपॉन साइन आर। ये या क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खुद ही जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इसका भी मात्रक नहीं, इसका भी मात्रक नहीं। जब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों के कोई यूनिट नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, तो उनका कोई बीमा नहीं है। इसका मतलब हमारे लिए ऑप्शन बी भी सही नहीं है। तो ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। तीसरा देखें, रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक वेग। रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, सापेक्षिक वेग, तो ये भी रिलेटिव है। लेकिन ये कैसे निकालते हैं हम लोग, तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट बोलें कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए है जो वी ए वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट वी बी वेलोसिटी से चल रहा है, और इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, सापेक्षिक वेग निकालेंगे, तो क्या करेंगे, अगर वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए तो क्या कर देंगे, वी ए माइनस वी बी। और अगर यही हमको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए होगा तो हम क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। बट इन बोथ द केसेस, इन दोनों ही अवस्थाओं में हमको मिलने वाला क्या है, इन दोनों ही अवस्थाओं में हमको क्या मिलेगा, एक वेलोसिटी मिलेगी जिसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। इसमें भी करेंगे तो भी हमको एक वेलोसिटी मिलेगी जिसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है, इसका अपना यूनिट होगा, और अगर यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड तो इसकी डायमेंशन होगी एल टी की पावर -1। सो इट हैज यूनिट एज वेल एज डायमेंशन। तो इसका मात्रक भी है और इसकी विमा भी है। ठीक, तो इसके पास मात्रक है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन है एल टी टू द पावर -1। तो यहां पर हम क्या बोलने वाले हैं कि ये हमारे लिए सुटेबल आंसर है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताइए इनमें से जिसके पास क्या हो, डायमेंशन हो और यूनिट भी हो। फिर बोलना रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, जब हम बात करते हैं पारगम्यता या चुंबकशीलता की बात करें, तो वो क्या बोलता है कि हम लोग लिखा करते हैं ऐसा, एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई। तो इसकी तो यूनिट होती है, लेकिन अब इसी को किसी दूसरे एप्सिलॉन से रिलेट कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसका भी कोई यूनिट नहीं बचने वाला है। तो हमको कौन सा क्वांटिटी चाहिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी और ऐसी भौतिक राशि हमको चाहिए जिसका यूनिट भी हो और बीमा भी हो। तो यहां पर हमारे लिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हमारे पास वैल्यूज 9.99 मीटर प्लस 0.99 मीटर, ट्रू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो अब हम देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, कह रहा है 9.99 को ऐड कर दीजिए। ठीक, ऐड करके किससे ऐड करने के लिए कह रहा है, 0.0099। कितना आसान है, यही ऐड करने के लिए पूछा गया है। आसान है, ठीक, आसान है तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आसान है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे करके फिर आगे वीडियो आप लोग देखेंगे। ठीक, अपने आप से जो ईमानदारी से आपको आंसर लगता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे करके फिर आगे वीडियो देखिएगा। अब देखें कि क्लास अगर प्रेप की बात करें तो वहां पर भी अगर हमको 0 + 9 करने की बात कहा जाएगा तो हम बोलेंगे कि 9 है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम सॉल्व करें तो हमको इसका आंसर क्या मिलने वाला है, 9.9999। ये मिला 9.9999, ये हमको मिल गया। अब ऑप्शन देखें कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा समस्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑप्शन में तो पहला ये भी दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ 10.0
तीसरा दिया हुआ है 10 और ऑप्शन डी दिया हुआ 10.00। मतलब ऑप्शंस क्लोज हैं। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए डिसीजन बनाना मुश्किल होएगा। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ए सही होएगा। तो अगर इतना सा पूछना रहेगा तो फिर भाई ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स में क्यों आएगा? ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम देखें कि यहाँ पर एक चीज दिया गया है, ट्रू टू सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंकों के लिए सही मान बताना है। तो अब सार्थक अंकों के अनुसार हमको ऐड करना होगा। तो ये सार्थक अंकों के अनुसार कैसे ऐड किया जाता है? तो उसमें आपको देखना होगा सिग्निफिकेंट रूल। आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या, तो इसमें पहला ये रूल लगने वाला है, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। ठीक, यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, सार्थक अंकों की संख्या 3। दूसरे में देखें, इसमें भी काउंटिंग स्टार्ट करें तो पहले नॉन जीरो से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट किया तो पहला ये, दूसरा ये। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? केवल 2। मतलब हमको इसको किस टर्म में लिखना पड़ेगा? जिसके पास ज्यादा सार्थक अंक हैं। तो सार्थक अंक में क्या देखेंगे कि दशमलव के कितने अंक तक मान हमको लिखना है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा है और दशमलव का मान कितना है? 2। तो हम इसे कहां तक लिखेंगे? दशमलव के 2 अंकों तक लिखेंगे और उसके बाद जो है उसे हम क्या करेंगे? हटाएंगे। मतलब यहां तक रखना है, यहां से इन चीजों को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो छोड़ने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? राउंड ऑफ रूल। राउंड ऑफ रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाले में एक ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए, ये 9 है, मीन्स ग्रेटर देन 5 है, एक जोड़ दीजिए इसमें, 0 0। ठीक, सार्थक अंकों के अनुसार ये हमको क्या मिल गया? मान। तो ये कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है क्या? ऑप्शन कौन सा सही है? 10.00 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सार्थक अंकों के अनुसार। अब इसमें एक और चीज कहा जा सकता है कि मान लीजिए सर इसमें तो अलग अलग था, बराबर हो जाता तो अगर हम मान लेते इसमें भी सार्थक अंक 3, इसमें भी सार्थक अंक 3, तो सार्थक अंक 3 करने के लिए क्या करते हैं? क्वेश्चन हो गया यहां तक, इसमें एक और 9 बढ़ा दीजिए। ठीक, तो इसमें एक और 9 बढ़ा देंगे तब तो सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। फिर किसके टर्म में लिखेंगे? जो दशमलव के कम अंकों तक होगा। तो दशमलव के कम अंकों तक ये है, इसके टर्म में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। इफ E is energy, M is mass, J is angular momentum and capital G is universal gravitation constant, then the dimension of X is equals to। अब यहां पर हमको क्या बताना है? डायमेंशन दिया हुआ है। E is energy, J क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, स्मॉल g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब हम यहां पर क्या देख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम, इन सब का डायमेंशन निकालना है और फिर हमको बताना है कि ये जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, इस फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा आंसर सही होगा। तो अब इन सब को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल्स टू E J स्क्वायर डिवाइडेड बाय G स्क्वायर m का पावर 5। ठीक, तो अब हमको यहां पर क्या मिल गया कि ये वैल्यू है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। तो करना क्या है? सॉल्व करने में बड़ा सिंपल सा है कि इन सब का हमको क्या रखना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m स्क्वायर L स्क्वायर T का पावर -2। ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। कैपिटल G तो क्या होता है? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से बड़े आसानी से कैपिटल G निकल जाएगा। कैसे? कैपिटल G इज इक्वल्स टू फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? ml T टू द पावर -2। इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ, दैट इज L स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। तो कैपिटल G का जो हमको डायमेंशनल फॉर्मूला मिला वो क्या? m की पावर -1 L क्यूब और T का पावर
-2। मास इटसेल्फ फिजिकल क्वांटिटी है, उसका दिया हुआ है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग की बात करें तो कोणीय संवेग क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड दैट इज टी इनवर्स। ठीक, अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें पुट कर देंगे एंड व्हाट वी विल गेट कि हमको एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिलेगी, ये आपस में कैंसिल हो जाने वाले हैं। तो आपको वही देखना है यहां पर कि क्या हमको यहां पे कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी दी हुई है जो जिसका कोई डायमेंशन ना हो, तो वहां पे हमारे पास कौन सा है, एंगल। एंगल क्यों डायमेंशन लेस है, एंगल डायमेंशन लेस क्या है, क्योंकि एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो इसका ना तो कोई हमारे पास डायमेंशन है, यूनिट नहीं होती है क्या इसका, इसका यूनिट होता है। इसको हम लोग किसमें, एंगल को किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में। ठीक, अब इसके पास डायमेंशन नहीं है, इसी वजह से इसे हम फिजिकल क्वांटिटी में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। टिल डेट पूरक राशियां हम इन्हें कहते हैं। हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं एंगल और सॉलिड एंगल, दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं, दो भौतिक राशियां हैं जिनको हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम उन्हें कहाँ रखें, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रखें या डिराइव्ड में रखें, मूल कहें या व्युत्पन्न। मूल क्यों नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपना डायमेंशन नहीं है, तो व्युत्पन्न में रख दीजिए। व्युत्पन्न में तो हमारे पास ढेर सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं, अभी पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा जिसका डायमेंशन नहीं होता है। तो व्युत्पन्न में क्यों नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल से मिलके बना नहीं है। तो टिल डेट एंगल और दूसरा क्वांटिटी है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं घन कोण और इसको बोलते हैं कोण। तो कोण और घन कोण दो ऐसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियां हैं, जिन्हें हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम इन्हें कहाँ रखें। मीन्स इस वजह से हमने इनके लिए कैटेगरी बना दी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशि, और उसमें बस इन्हीं दो को रखते हैं। ये रेडियन में होता है और इसका यूनिट है स्टेर रेडियन, इस वजह से इसको हम पूरक राशियां कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से डायमेंशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है c इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी प्लस गामा के रूप में दिया गया है, जहां हमको अल्फा बीटा गामा पता नहीं है क्या है। ठीक, केवल ये पता है कि इसकी वैल्यू है, ये जीरो नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि इसका यूनिट क्या है, किसके टर्म में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, दैट वी डोंट नो। पता क्या है, जहां c क्या है, वेलोसिटी है और t है टाइम, मतलब हमको c पता है, t पता है, और अल्फा बीटा गामा के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। तो ठीक है, हम क्या यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि दो भौतिक राशियां तभी जोड़ी या घटाई जाएंगी जब उनकी विमाएं समान हों। टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे हैव इक्वल डायमेंशंस। तो अब यहां पर हमको क्या दिख रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है c इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा टी इज इक्वल्स टू गामा। ठीक, तो हमको क्या है, जो c का डायमेंशन होगा वही इस पूरे टर्म का होगा, अल्फा टी स्क्वायर का, वही इस टर्म का होगा बीटा टी, और वही इसका होगा गामा। ठीक, अब हमको इसमें पता क्या है, c क्या कह रहा है, वेलोसिटी। तो c का डायमेंशन एल टी की पावर 1, दूसरा दिया हुआ स्मॉल टी और वो है टाइम। तो हमको इसका डायमेंशन पता चल गया, तब हमको c का डायमेंशन पता चल गया और गामा उसके बराबर है। तो गामा का पहले ही पता चल गया हमको कि गामा क्या है, एल टी की पावर -1 है, और यहाँ पर देखें पहला गामा का ही दिया हुआ है। हमेशा आप ध्यान रखें कि जब इस तरीके से इक्वेशन बनाना है, हालांकि हम लोग अभी तो पूरा ही देखने वाले हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो जनरली अभी तक जितनी बार ये क्वेश्चन देखा गया है तो सबसे आसान वाला ही डिफरेंस में देता है। तो यहाँ हमको दिख रहा है c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, एल टी की पावर -1। तो इनका भी डायमेंशन क्या होगा, जो c का डायमेंशन है वही गामा का डायमेंशन होने वाला है, मतलब एल टी की पावर -1। तो इसका यूनिट अगर लिखना हुआ तो मीटर पर सेकेंड, यही दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गामा इज इन मीटर पर सेकेंड।
लेकिन अब क्या दिया हुआ है कि अल्फा का भी दिया हुआ है, बीटा का भी दिया हुआ है, तो हम ये भी चेक कर ले क्या वो सही है। और अगर मान लेते हैं सही नहीं है तो होगा क्या, नहीं गामा का दिया होगा, मान लीजिए अल्फा का क्वेश्चन में सही दिया, तब कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं। तो हमको पता है सी का जो डायमेंशन होगा एल टी की पावर -1, वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस टाइम है उसका डायमेंशन क्या हो गया t²। उधर से इधर ले आइए तो इनका पावर निगेटिव हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल टी की पावर -1 पहले है, 2 1 और आ गया, -1 यहाँ पे पहले से था, -2 और आ गया, तो क्या मिल गया हमको, एल टी का पावर -3। ये किसका डायमेंशन मिल गया आपको, अल्फा का। बस कुछ नहीं किया गया, यहाँ पर हमारे पास क्या था, c = अल्फा t² था। c का डायमेंशन एल टी की पावर -1, अल्फा की जगह हमको कुछ पता नहीं, हमने अल्फा ही रखा, t है टाइम का स्क्वायर कर दिया, इधर पॉजिटिव था इधर ले आएंगे तो पावर निगेटिव, तो -1 पहले से था, ये क्या हो गया, एल टी की पावर -3। ये हमको क्या मिल गया, अल्फा का डायमेंशन। अब देखें क्या अल्फा का डायमेंशन सही है नहीं है, तो मीटर पर सेकंड दे रहा है, सही नहीं है। ऐसे ही बीटा का भी निकाल सकते हैं, अब c = बीटा टी लिखा जा सकता है, लिखिए c = बीटा टी, डायमेंशन लिखा जाए एल टी की पावर -1 बीटा टी के जगह पे, तो बीटा क्या मिला, एल टी की पावर -2, मतलब बीटा क्या है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो सकता है, इसका यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक, तो हमेशा से इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जनरली आप इस तरीके से जब टर्म में ब्रेक कर लेंगे तो आपको पता है जो सी का डायमेंशन होगा वही इनका होगा। कई बार अगर पूछता है कि ये किस प्रिंसिपल से है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आता है। इससे हम क्या चेक करते हैं, टू नो द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, समीकरण के सत्यता की जांच हम इसी से करते हैं कि अगर इन सब के डायमेंशन आपस में बराबर हैं तब तो समीकरण सत्य है, अगर उन सब के डायमेंशन इन सब की बीमा आपस में बराबर नहीं है तो समीकरण असत्य है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, समीकरण के सत्यता की जांच करते हैं। A particle starts from rest and moving with constant acceleration, covers a distance x1 in 3rd second and x2 in 5th second. The ratio of x1 and x2. अब ये कह रहा है कि एक कण विरामावस्था से प्रारंभ होता है, निरंतर त्वरण से गति हुई 3रे सेकंड में x1 और 5वें सेकंड में x2 दूरी तय करता है। अब इसके निकालने के कई तरीके हैं, जैसे अगर हमको थर्ड किसी भी nवें सेकंड में निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, SN u + ½ a 2 n - 1। n क्या है यहाँ पे, जिस सेकंड के लिए हम वो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 3rd सेकंड में वो कितना दूर जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u0 और एक्सेलरेशन कैसा कह रहा है कि कांस्टेंट है। तो निकालते हैं, s थर्ड के लिए निकालते हैं। s थर्ड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x1। ठीक, हमको यही पता करना है, u दिया हुआ है 0 + ½ a 2 मल्टीप्लाइड बाई कह रहा है 3rd सेकेंड, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -1। तो s थर्ड कितना है, 3रे सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस कह रहा है x1, तो हमको क्या मिल गया यहाँ से, x1 = ये क्या मिल जाएगा 5/2a। ऐसे ही x2 = निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है, u की वैल्यू 0 है +½ a, कौन सा सेकेंड है, थर्ड के बाद x2 में दिया हुआ 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे रखिए 2, n की जगह क्या रख देंगे 5 - 1, तो ये क्या मिल जाएगा हमको 9/2। x2 = क्या मिल गया 9/2a। सो सिंपल। अब आपको क्या करना है, x1/x2 करना है, x1/x2। तो ऊपर क्या मिला था हमको यहाँ पर 5/2 5/2a डिवाइडेड बाय 9/2a। तो हमको रेशियो क्या मिल गया 5:9। कोई दिख रहा है 5:9, ऑप्शन बी में दिख रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, क्यों, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, a से a कैंसिल कर दीजिए, हमको क्या मिला
x1 अपॉन x2 इज 5:9। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ये कई बार उल्टा भी पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे हमने x1 x2 निकाला, अब अगर ये x2/x1 भी पूछ लेता है, इसमें सावधान रहिएगा, फिर ये 9/5 हो जाएगा। या इसके टर्म में अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहे या मोशन अंडर द ग्रेविटी कहे, तो आप बड़े आसानी से देखें कि पहले सेकंड में चला गया दूरी, दूसरे में, तीसरे में। तो अगर हम ऐसे बोले ना इसको S1 रेशियो S2 रेशियो S3 इस तरीके से, तो 1:3:5:7:9 इस रेशियो में चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि अगर हम बोले कि पहला कितना चलेगा, अगर 1 चलेगा तो दूसरे में उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तीसरे सेकंड में उसका 5 टाइम्स, चौथे सेकंड में उसका 7 टाइम्स, पांचवें सेकंड में उसका 9। आप देख लीजिए थर्ड में कितना आया था, 5 आया, और फिफ्थ में 9। तो ये हमको ऐसा ही मिलने वाला है। हमेशा के लिए आप इसको सॉल्व नहीं करें। अगर एग्जामिनेशन में आ रहा है, कह रहा है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दो कंडीशन रखिए कि अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसमें कैसा चलेगा, ये 1:3:5:7 ऑड रेशियो में ये चलता जाएगा। अगला देखें, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ स्पीड v with uniform acceleration alpha, then it comes to stop, means comes to rest with uniform retardation b। मतलब कह रहा है कि पहले आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे था, रुका हुआ था, उसको हमने एक्सेलरेट कराया, अल्फा एक्सेलरेशन दिया, तो हम यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। पहले रेस्ट पे था, जब रेस्ट पे था तो हमने क्या किया इनके लिए, जब ये रेस्ट पे थे तो हमने इनके लिए एक्सेलरेशन का जुगाड़ किया कि भैया एक्सेलरेट करें, ये चले थोड़ा सा। इनको मिला अल्फा एक्सेलरेशन और इन्होंने एक वेलोसिटी एक्वायर की, जिसको हम बोल रहे हैं कि इसने क्या किया, v वेलोसिटी किया। v का स्पीड इनको मिला किससे, अल्फा एक्सेलरेशन से। और फिर उसके बाद इनको क्या मिल गया, बीटा रिटार्डेशन मिल गया, और फिर से ये रेस्ट पे आ गए और इनका जो वेलोसिटी था फिर से 0 हो गया। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी के लिए बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, v = v1 + v2 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज निकाल दीजिए, मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमको वेलोसिटी में कई बार वेलोसिटी बदल गया, तो ऐसा करिए कि यहाँ से पहले देखिए, इसको एक्सेलरेशन वाले को अलग निकाल लीजिए, डी एक्सेलरेशन वाले को, रिटार्डेशन मंदन वाले को अलग निकाल लीजिए, फिर इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें, इनिशियल वेलोसिटी u1 कितना था, 0, v1 कितना हो गया, v। अब जब यही हम देखेंगे दूसरे के लिए, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, u2, बीटा के लिए इनिशियल वेलोसिटी है ये, और यहाँ पे v2 कितना हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे, वही v1 + v2/2 करना है हमको, करिए। इसके लिए एवरेज निकालें, v1 निकालिए एवरेज में, तो क्या मिलेगा, 0 + v डिवाइडेड बाई 2, ये मिल गया। इधर के लिए निकालिए, v2 एवरेज निकालना है, तो ये क्या मिलेगा, v + 0/2। यहाँ इसकी जो एवरेज वेलोसिटी मिली वो मिली v/2, यहाँ पे भी वेलोसिटी v/2। अब इन दोनों को मिला करके हम कंप्लीट एवरेज निकाल लेंगे, v = v/2 + v/2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आंसर। फिर क्या मिल गया, v/2। फिर से एक बार देख लें इसको कैसे हुआ। कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ था, रेस्ट पे था, मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, प्रारंभिक वेग है वो था 0, 0। उससे एक्सेलरेट किया अल्फा से और कहाँ पहुँचा दिया, v तक। इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, v तक पहुँच गया ये, ठीक। अब इसका जो वेलोसिटी है इधर आ गया यहाँ पर, फिर इसको रिटार्ड किया गया। तो सबसे पहले वाले को ध्यान दें, तो पहले वाले को हमने बोला v1 एवरेज। तो जब v1 एवरेज बोल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, v1 v2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 + v को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, ठीक। 0 + v डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो हमको ये मिल गया v/2 एवरेज। यहाँ पर भी यही हो गया, इसके लिए इसका इनिशियल v था, फाइनल 0, v + 0 डिवाइडेड बाई 2,
बस दोनों को फिर से अब क्या किया, जब पूरे का चाहिए तो पूरे का एवरेज हमने निकाला, ये इसमें रख दिया हमने, v इज इक्वल्स टू v/2 प्लस v/2, ये मिल गया v डिवाइडेड बाई 2 था v/2। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमको मिला, तो ऑप्शन सी क्या है हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। तो अभी देखें क्वेश्चन है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार with velocity v1 and second half is covered by velocity v2. What is the average velocity of the car? एक कार द्वारा पहली आधी दूरी v1 वेग से तय की जाती है तथा दूसरा आधा v2 वेग से तय किया जाता है। कार का एवरेज वेलोसिटी बताएं। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल केस फॉर एवरेज वेलोसिटी। वो क्या था, तो जब हम लोग बात करते हैं स्पेशल केस तो इसे हम लोग बोलते थे स्पेशल केस फर्स्ट। क्या, इफ S1 इज इक्वल्स टू S2 तो क्या होता था, देन एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करते थे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार का औसत वेग एवरेज वेलोसिटी बताइए। ठीक, तो ये हम लगाते थे किसके लिए, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ पर हम क्या देखें, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, और ये किसके लिए हम लोग निकालते थे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो अब हमको क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ पर वेक्टर डायरेक्शन के हमारे पास कोई चीज़ नहीं पता है, दैट मीन्स हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2v1 अपॉन v1 प्लस v2। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हेन स्पीड ऑफ अ कार इज v, द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय इट कैन बी स्टॉप्ड इज x। ये क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक हमारे पास कार है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है v, उसे हम क्या करते हैं, रोकते हैं, और अगर वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो वो रोकते रोकते भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। एक कार है यहाँ पे जो v वेलोसिटी से चल रहा है और वो रुकते रुकते भी यहाँ पर आकर के इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर भी ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, x डिस्टेंस। मतलब उस पर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं और उस ब्रेक की वजह से वो x डिस्टेंस जाकर के रुक जाता है। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस व्हेन इट स्टॉप। अगर इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो हम क्या कर दें, n इंटू वी कर दें, n टाइम्स v कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जब एक कार की गति v होती है तो न्यूनतम x पे रोका जा सकता है, nv कर दिया जाए, तब कहाँ रोका जाएगा उसे। तो इसमें हमको क्या पता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लगाएंगे इसमें v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, 0, u कितना कह रहा है, इसमें पहले वाले केस में है v, माइनस, माइनस क्यों लगा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन की बात हम कर रहे हैं, डी एक्सेलरेशन की, माइनस 2ax। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, 2ax, हमको ये मिल गया एक इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax लिखा जा सकता है। ठीक, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू x। ये हमको पहला कंडीशन मिल गया। अब दूसरा, सेकेंड वाला कंडीशन कह रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी इसको v ना करके इसको n टाइम्स बढ़ा देते हैं। कह रहा है जिसकी गति क्या हो जाए, nv हो जाए, इसको क्या कर दिया जाए, द स्पीड बिकम्स nv, n टाइम्स v। तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही करना है, और कह रहा है कि एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है, एक्सेलरेशन कह रहा है कि सेम रहेगा। u की जगह पे क्या लिखिए आप, n इंटू वी का स्क्वायर, फिर से माइनस 2a। अब कितनी दूर जाएगा वो हमको नहीं पता है, तो हम उसको s ही मान लेते हैं। यही s निकालना है कि कितनी दूर जा करके वो रुकेगा। तो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2as इज इक्वल्स टू n स्क्वायर v स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो हम इसे s इज इक्वल्स टू क्या लिखें, एन स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2a लिखें। तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे क्या हो गया, s इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर x। तो कितनी दूर जा कर के रुकेगा, अगर आप उसकी वेलोसिटी n टाइम्स बढ़ाएंगे तो कितना होगा, n स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, n स्क्वायर x डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। एक बार फिर से देखें, इसमें दोनों ही में हम ब्रेक लगा करके रोकने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज द रीजन कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर भी 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर भी 0। ठीक, एक्सीलरेशन दोनों बार कह रहा कार का ब्रेक अप्लाई करना है, न्यूनतम दूरी मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक लग सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मंदन कर सकते हैं हम कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर भी रिटार्डेशन -a और यहाँ पर भी -a। ठीक, बाकी इसमें हमको इनिशियल वेलोसिटी v दिया हुआ था, दूसरे में n इंटू वी दिया हुआ था। ठीक, इसमें हमको डिस्टेंस पता थी कि x दूरी जाके रुक रहा है, ये दिया हुआ है, और दूसरे में नहीं पता था, हमने मान लिया s और उसकी वैल्यू हमको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 balls आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम पॉइंट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे रख करके हम 2 बॉल हैं हमारे पास, एक को छोड़ते हैं, फिर 1 सेकेंड बाद दूसरे बॉल को छोड़ देते हैं। 2 balls are dropped on same point of an interval of 1 second. If the acceleration due to gravity small g कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल g कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what will be their separation in 2 सेकेंड। ठीक, कह रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, what will be their separation 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ फर्स्ट बॉल। अब इसमें समझे क्या कह रहा है, बॉल 1 और दूसरा है बॉल 2, दोनों को सिमिलर हाइट पर रखा गया। बॉल 1 को छोड़ देते हैं, उसके 1 सेकेंड बाद दूसरे को छोड़ते हैं। तो कह रहा है जब पहला बॉल छोड़ा गया था उसके 2 सेकेंड में, तो पहला बॉल छोड़ा गया तो ये कितनी दूर चला होगा, 2 सेकेंड में। दूसरे वाले को तो हमने 1 सेकेंड बाद छोड़ा ही था, तो ये कितनी दूर चले होंगे, केवल 1 सेकेंड चले हैं। ये कितनी दूर चला है, 1 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड बाद तो पूछा ही जा रहा है। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का क्या बताना है, सेपरेशन, व्हाट विल बी द सेपरेशन। अब ये दोनों हैं कितनी दूर, तो हमारे पास 2 तरीका है। पहला जो आप लोग जनरली करते हैं, तो पहला हम लोग कर लेते हैं मेथड फर्स्ट, हाँ, जो हमारा ट्रेडिशन है, जैसा कि हम हमेशा से करते रहे हैं। उसमें देखें तो क्या कह रहा है, पहले हम निकालें कि पहला कितना चला, फिर निकालें दूसरा कितना चला, दोनों को माइनस कर देते हैं। कर दीजिए, तो पहला कितना चला, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s1 मान लेते हैं ये। तो ये क्या हो गया, u कितना है 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, और चला कितना है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर कैंसिल, s1 कितना मिल गया, तो पहली बॉल चली है 20 मीटर। ठीक, दूसरा बॉल कितना दूर चला है, ये निकालिए पहले, s2, फिर वही ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाना है, ut फिर 0, हाफ g की वैल्यू कितना है 10 टाइम 1 का स्क्वायर। ये तो 1 ही सेकेंड चला है दूसरा वाला बॉल, तो ये कितना मिल गया आपको 5। तो सेपरेशन कितना हुआ, 20 माइनस 5 कर दीजिए, सेपरेशन कितना मिल गया हमको 20 माइनस 5। यहाँ पे ये कितना चला 20 और ये कितना दूर चला 5। एक तो ये हो गया तरीका कि पहले को हमने 2 सेकेंड जाने दिया, सेपरेशन 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ फर्स्ट बॉल। या दूसरा तरीका क्या कहता है कि हम यहाँ से देखें कि जितना दूर 1 सेकेंड में ये चला होगा, दूसरा भी 1 सेकेंड में उतनी दूर चला होगा। तो हम क्या करें कि 3rd सेकेंड में चली गई डिस्टेंस केवल निकाल लें, ये सॉरी दूसरे सेकेंड में। तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, एस एनथ फॉर्मूला लगाएं, u प्लस हाफ ए 2 n माइनस 1 भी तो निकाल सकते हैं हम, निकाला जाए। u है 0,
हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, दूसरे सेकंड का चाहिए, ये मिल गया हमको, तो ये कितना आया 15 मीटर। इधर से भी वही आएगा 20 - 5 इज 15 और उधर से भी वही आ रहा है। ठीक, तो यहां से हम क्या देखने वाले हैं, ये होगा तो हम सीधे एक लाइन में आंसर मिल जाएगा हमको, लेकिन जब हम इसको इधर से सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ये लंबा जा रहा है ये, तो दोनों ही मेथड से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, दोनों मेथड से आपका आंसर कितना मिलेगा, 15 मीटर का सेपरेशन है, 15 मीटर के डिस्टेंस पे होंगे ये दोनों। ठीक, व्हाट विल बी देयर सेपरेशन 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज। अगला क्वेश्चन देखा जाए। A train accelerates from the rest at a constant rate alpha for some time and then retard to rest at constant rate beta। ये सिमिलर सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा हम लोगों ने किया है पहले। If the total distance covered by the particle is x, then what is the max velocity of the train। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ बना लेते हैं। कह रहा है कि रेस्ट पे था, ट्रेन विरामावस्था से चलकर नियत त्वरण अल्फा से चलाते हैं। चलिए, तो विरामावस्था में है ये, तो इनको हम क्या कर देते हैं, नियत त्वरण अल्फा दे देते हैं। अब अल्फा के कारण ये कोई एक वेलोसिटी v, मैक्सिमम वेलोसिटी हमने मान लिया v है इनकी। क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेलरेट हो रहा था, त्वरित गति कर रहा था, तो त्वरण में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये वेलोसिटी कितनी हो गई v। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इनको रिटार्ड कर देते हैं, डी एक्सेलरेट कर देते हैं, मंदित कर देते हैं, तब क्या होगा बीटा से, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा था कि एक ट्रेन विरामावस्था से चलकर नियत त्वरण अल्फा से गति करता है, फिर बीटा दर से मंदन से विराम अवस्था में आ जाता है। लेकिन इस पूरा जो डिस्टेंस है चला गया कितना है, तो कह रहा है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, x है। ठीक, तो अब हम इन्हीं के बेसिस पे हमको क्या चाहिए, ट्रेन का अधिकतम वेग, v की वैल्यू चाहिए, लेकिन v के टर्म में नहीं चाहिए, अल्फा बीटा और x के टर्म में चाहिए। तो अब हमको यही निकालना है। तो हम देखें कि एक बार इसको एक्सेलरेट, एक बार डी एक्सेलरेट करा, इन्हीं को पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर ऐड कर देंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जो चली गई डिस्टेंस है वो हो गई x1, और रिटार्ड होते समय भी कुछ दूर चलेगा, वो x2 है। तो हमको दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है x1 प्लस x2, दोनों मिला करके कुल चली गई दूरी है ये, दोनों मिला करके x दिया हुआ है। तो पहले हम x1 x2 के टर्म में निकालते हैं, फिर बाकी को देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें कि हमको टाइम नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो हम कौन सा इक्वेशन लगा देते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v, इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, जो मैक्स वाली है। इनिशियल 0 प्लस 2a, डिस्टेंस कितना चला है पहला वाला, केवल x1। ठीक है, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया, आप मान लीजिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, x1 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हम x2 को अब सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वही फॉर्मूला इसमें भी लगाया गया। लेकिन अब यहाँ पर v स्क्वायर इसका क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग 0, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग क्या हो गया इसका 0। इनिशियल कितना है इसका, इनिशियल वेलोसिटी है v, लेकिन ये क्या कर रहा है, मंदन। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे अल्फा कितना दिया, a कितना दिया हुआ था, एक्सेलरेशन अल्फा, ये दिया हुआ था एक्सेलरेशन अल्फा, यहाँ पे इक्वेशन में लिखेंगे a की जगह पे अल्फा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मंदन, बीटा दिया हुआ है, 2 बीटा x2, ये डिस्टेंस कितना चला, x2। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, x2 बराबर क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा।
ठीक, अब मान लेते हैं हमने इक्वेशन कौन सा बना लिया, थर्ड। अब इनको x1 प्लस x2 बराबर x है, ऐड कर दीजिए। क्या रखा जाए, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x। x इज इक्वल्स टू क्या मिला, x1 की वैल्यू रखें v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा रख दिया गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू क्या थी, v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा रख दिया गया, x2 की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा रख दिया गया। अब क्या करना है, x इधर रख लीजिए इज इक्वल्स टू v स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इनको ऐड किया जाए। क्या कॉमन आ गया, 2 अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आ गया। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन लिया था हम लोगों ने, v स्क्वायर। अब इनको इधर ले आ दीजिए, v की वैल्यू मिल गई। क्या मिला, v का वैल्यू, v का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर, x मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो v इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 1/2। v इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 1/2। अब इसको देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, 2 अल्फा बीटा, ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 1/2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखें वेक्टर से क्वेश्चन है, वेक्टर में आई थिंक आप लोग कंफर्टेबल होंगे, ज़्यादा ही आसान है। दिया हुआ है द एंगल बिटवीन p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू इज। तो कह रहा है कि किसके, p और q और p माइनस क्यू के बीच में हमको कोण बताना है। p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के बीच में कितना एंगल होने वाला है। तो p प्लस क्यू, अब p प्लस क्यू का भी डायरेक्शन हो सकता है कोई भी। अगर हम मान लें कि ये है हमारे पास p और फिर हम मान लेते हैं कि ये है q, इनको प्लस किया जाएगा तो इसका रिजल्टेंट ये होगा, माइनस किया जाए तो p माइनस क्यू ये होने वाला है। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कितना मिलने वाला है, ठीक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम मान लेते हैं पी क्यू ऐसा होना ज़रूरी है क्या, ऐसे भी तो हो सकता है, पी ऐसा हो क्यू ऐसा हो, ठीक। तो इधर ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या है, ये क्यू है तो माइनस क्यू इधर होगा जब माइनस कर देंगे। तो इस रिजल्टेंट के बीच में ये R1 और ये दूसरा रिजल्टेंट R2 है। ऐसे यहाँ पर ये R1 है तो इधर वाला ये माइनस वाला रिजल्टेंट R2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहने वाला है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल रहने वाला है वो 90 डिग्री मिलेगा। P प्लस क्यू, P माइनस क्यू क्या होगा, उसका अपोजिट होता है, इस वजह से यहाँ पर कैसा एंगल मिलने वाला है हमको, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन देखिए, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जनरली, इस वजह से कई बार पूछ लिया जाता है। द यूनिट वेक्टर अलोंग i प्लस जे इज, i प्लस जे के अनुदिश इकाई सदिश है, i प्लस जे के अनुदिश इकाई सदिश है। अब बताएं, i प्लस जे करना है और उसके हमको अनुदिश इकाई सदिश चाहिए। तो i प्लस जे का अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा, तो इकाई सदिश क्या होता है, अगर मान लेते हैं हमको चाहिए वेक्टर ए कैप, तो हम लोग क्या लिखते हैं पहले, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वैसा ही यहाँ पर भी आपको करना है, i प्लस जे को ऐड करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो निकाला जाए। हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो हम इसमें क्या देखें, i प्लस जे लिखा है तो वेक्टर है क्या हमारे पास, i कैप
प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड क्या कहता है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो अंडर रूट आई का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 है, वो भी यूनिट वेक्टर है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या मिल गया, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई रूट 2। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था यूनिट वेक्टर ए का, अगर हमारे पास कोई वेक्टर होता है ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ऐसा हमारे पास कोई अगर वेक्टर होता और हम इसका मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ ए, तो क्या होता है ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हम कंडीशन लगाते हैं उसमें। तो वही यहाँ पर भी किया गया। यहाँ पर जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड था, आई का मल्टीपल 1 था, जे का मल्टीपल 1 था, उसका स्क्वायर कर दिया। के का मल्टीपल था ही नहीं तो उसको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हमको यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन सही मिला, ऑप्शन सी हमको यहाँ पर मिला, आई प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज करेक्ट। तो ये हमको क्या मिल गया यहाँ पर, ऑप्शन सी। अगला देखें, द एंगल बिटवीन P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P में हमको एंगल बताना है। बड़ा आसान है, क्या कह रहा है, ऐसे P क्रॉस Q, ठीक, और दूसरा किस क्या है हमारे पास, Q क्रॉस P। इस तो बहुत आसान सा है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दें। वीडियो आगे देखने से पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर आगे देखिएगा। ठीक, अब देखें कि ये क्या है, वेक्टर हैं जिनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तो डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणन है, और सदिश गुणन में अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो उसमें इफेक्ट पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है। तब देखें P क्रॉस Q में क्या हुआ कि यहाँ पे P क्रॉस Q है, तो P क्रॉस Q में अगर हमको मान लेते हैं कोई रिजल्टेंट मिल जाता है वेक्टर x, तो इसमें क्या मिलेगा, माइनस वेक्टर x, मतलब अपोजिट। डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट। तो दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, अपोजिट वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री पाई। अपोजिट वेक्टर मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा, अपोजिट। और अपोजिट जो हमारे वेक्टर्स हैं उनके बीच में कितना एंगल लेने वाला है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना ऐसा, आई क्रॉस जे कैप, तो क्या मिलता है हमको, के कैप। लेकिन जैसे ही हम जे क्रॉस आई कैप कर देते हैं तो ये माइनस के कैप हो जाता है। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, जे क्रॉस आई इज इक्वल्स टू माइनस के कैप। ठीक, तो इनके बीच में एंगल कितना रहने वाला है, वही वो भी कह रहा है, पाई। द इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल आर x is equals to 60 and y is equals to 40 square meter. What will the velocities of the particle at t is equals to 1 second? कह रहा है कि इसका वेलोसिटी बताएं। अब देखें कि इसको हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसको कोऑर्डिनेट से ही सॉल्व करते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y। तो इधर कह रहा है x पे कितना है इसका 60 और y पे कितना दिया हुआ है 40 स्क्वायर। तो ये तो दिया गया इसका पोजीशन, और पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी। तो सबसे पहले क्या निकालिए आप, vx। तो vx कैसे मिलेगा, क्या कर दीजिए, डी ऑफ x, x को t के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 60 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये क्या मिल गया, vx। अब हमको क्या चाहिए, vy भी चाहिए, तो dt ऑफ y भी करना पड़ेगा। ये क्या है, 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर को क्या कर दिया जाए, dt कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 8t। अब हमको चाहिए कहाँ पर, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 8
मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक बार फिर से समझे क्या किया गया। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि ये हमारे पास ओरिजिन है, मूल बिंदु है, यहाँ से इधर गए थे हम और यहाँ से इधर। तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है एस एक्स वो दिया हुआ 60 और डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस पे जो उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है वो दिया गया है 4t²। ठीक, तो अब हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी निकाल ली और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी निकाल लिया। तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी मिला 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो हम इंडिविजुअली एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो हमको मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। जब वाई एक्सिस पे देख रहे हैं तो उस पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो अब हमको करना क्या है, हमको चाहिए इसका क्या, एक्चुअल मैग्नीट्यूड। तो इनका वेक्टर एडिशन कर दिया जाए। एक्स वाई के बीच में वेक्टर एडिशन करेंगे तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या कहता है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब cos थीटा एक्स वाई के बीच में 90 है, मतलब ये टर्म तो 0 हो गया। तो आपको वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, इधर cos 90 है, cos 90 में 0 हो जाएगा वो। तो vx कितना मिला आपको, 6 का स्क्वायर, y में कितना मिला, 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस 64 दैट इज √100, 36 प्लस 64 √100। तो हमको रिजल्टेंट कितना मिल गया, तो जो हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिला 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक, तो हमको जो यहाँ पर वेलोसिटी मिली रिजल्टेंट एक्स और वाई को ऐड करके वो कितना मिल गया, हमको 10 मीटर प्रति सेकेंड मिला। क्लियर, चल आई होप कि इतने कुछ चीज़ें आज आपके लिए यूजफुल रही होंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।